प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने अधिगम आकलन के उपकरण नामक प्रकरण में। हम आकलन के उपकरण के अंतर्गत कई सारी विधियों का अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें कि हमने जाना कि अवलोकन विधि क्या है। साथ ही साथ हमने साक्षात्कार विधि के बारे में जाना, प्रश्नावली किस तरीके से आकलन का कार्य करती है, समाजमिति विधि से किस प्रकार से विद्यार्थी के सामाजिकता का पता किया जा सकता है, जीवन इतिहास विधि समस्यात्मक बालक या कुछ समायोजित बालकों के समस्या के निदान और उपचार में सहयोग प्रदान करती है, और अंतर्दर्शन विधि के द्वारा व्यक्ति के आंतरिक व्यवहार को किस तरीके से पहचाना जा सकता है जिसका वो बाहरी प्रदर्शन करता है। श्रेणी मापनी के द्वारा हमने जाना कि विद्यार्थी के गुणों और अवगुणों को जांचने के लिए कुछ श्रेणियों का विभाजन किया जाता है, जिसके आधार पर उनसे संबंधित शील गुणों का पता किया जाता है कि उसका कौन सा शील गुण अधिक अच्छा है, पॉजिटिव या नेगेटिव। उस आधार पर उनको अधिगम के लिए तैयार किया जाता है और उनके व्यवहार में परिमार्जन किया जाता है। प्रक्षेपण विधि के अंतर्गत हमने यह जानकारी प्राप्त की कि किस प्रकार से विद्यार्थी के अचेतन पार्ट में गए हुए क्रियाओं को अर्धचेतन से चेतन अवस्था में लेकर आया जाता है, और विभिन्न परीक्षणों के माध्यम से विद्यार्थी के मन में चल रहे विचारों को और उसकी ऐसी क्रियाओं का बाहरी प्रकटीकरण किया जा सकता है जिनको कि वो अभिव्यक्त नहीं कर पा रहा है। तो प्रक्षेपण विधि एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है, जिसके माध्यम से विद्यार्थी के विचारों, भावों और अनुभवों की जानकारी प्राप्त की जाती है। उसे एक ऐसा प्रेरक प्रदान किया जाता है जिससे वह अपनी अभिव्यक्ति प्रदान करना प्रारंभ कर देता है। अब हम आज की कक्षा में जानेंगे परीक्षण बैटरी के संबंध में। परीक्षण से संबंधित तो आप समझ ही रहे हैं कि किसी चीज़ की परीक्षा होगी, लेकिन बैटरी से यह तात्पर्य नहीं है कि कोई ये चार्जिंग की बैटरी है या ये किसी मशीन की बैटरी है। ये यहाँ पे बैटरी से तात्पर्य टूल से ही है। टूल का अर्थ है एक वो प्रश्नावली हो सकती है, वो प्रश्नों का एक समूह से संबंधित एक प्रश्न पत्र हो सकता है। तो प्रयोग के क्षेत्र में आपके जो भी प्रश्नावलियाँ होती हैं उन्हें उपकरण नाम दिया जाता है, टूल नाम दिया जाता है। तो परीक्षण बैटरी से यहाँ पे तात्पर्य है कुछ ऐसे प्रश्न पत्र जिसके आधार पर आपके व्यक्तित्व का विस्तृत जांच की जा सके, और इस परीक्षण से संबंधित कुछ उप परीक्षण भी बनाए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका फाइनल एग्ज़ाम होना है, तो फाइनल एग्ज़ाम से पहले कौन कौन से एग्ज़ाम कंडक्ट करने पड़ेंगे, उसके लिए उप परीक्षणों का निर्माण किया जा रहा है ना। मूल परीक्षा से पहले, मूल परीक्षण होने से पहले उप परीक्षणों का को डन किया जाता है। तो आप देखते हैं आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम होते हैं, सेमेस्टर एग्ज़ाम के साथ साथ आपके टेस्ट होंगे, टेस्ट के साथ साथ आपका इंटरनल भी होता है। हो सकता है कि टीचर जब आपको पढ़ा रहा हो तो मंथली टेस्ट ले रहा हो या वीकली टेस्ट ले रहा हो। ये सारे जो मूल परीक्षा तक पहुंचने के लिए एक सब टेस्टों की एक सीरीज बना दी जाती है। ठीक वैसे ही जैसे कि मैं कहूँ कि आपको आईएएस पीसीएस बनना है, तो कैसे हम जानेंगे कि जिस पोस्ट के लिए आपको सेलेक्ट किया जा रहा है उसकी एबिलिटी आप में है या नहीं है। तो इसके आधार पर आपके लिए क्या किया जाएगा, परीक्षणों का एक समूह बना दिया जाएगा। आपका प्री टेस्ट कर दिया गया, आपका प्री टेस्ट के बाद जो आपका मेन टेस्ट है वो कंडक्ट कर दिया गया है, उसके बाद आपका इंटरव्यू कंडक्ट कर दिया गया है। तो जो प्री टेस्ट है उसको क्वालिफाई करने के बाद आपको मेन टेस्ट में कई सब्जेक्ट के परीक्षाएं
देनी होती हैं। तो ये कई सब्जेक्ट की परीक्षाएँ आपके विभिन्न क्षेत्रों की जानकारी ले रहे हैं कि क्या आपको उससे संबंधित जानकारी है या नहीं है। आप संपूर्ण समाज का दायित्व लेने जा रहे हैं, तो समाज के सामाजिक पक्ष का, आर्थिक पक्ष का, राजनीतिक पक्ष का, भौगोलिक पक्ष की आपको जानकारी है या नहीं है। आप वैज्ञानिक तथ्यों को जानते हैं कि नहीं जानते हैं, पर्यावरणीय तथ्यों को जानते हैं कि नहीं जानते हैं। तो मल्टी परीक्षा सब्जेक्टों के आधार पर आपकी ली जाती है। तो उसके लिए जो टेस्ट क्रिएट किया जा रहा है, वो कहीं न कहीं परीक्षण की एक सीरीज़ यानी कि एक बैटरी बन गई है। बैटरी जिसके आधार पर पता चलेगा कि आप कितने रिचार्ज हो रखे हैं अपने अ, उस विषय के क्षेत्र में, आपको कितनी नॉलेज है उस विषय के क्षेत्र में। तो जब कोई भी परीक्षण बैटरी क्रिएट की जाती है, तो वो या तो आपके इंटेलिजेंस को या आपके अचीवमेंट लेवल को या आपकी पर्सनैलिटी से संबंधित या आपके इंटरेस्ट से संबंधित आपके व्यक्तित्व का एक व्यापक मेज़रमेंट करने के लिए होती है। तो इसके आधार पर आप के साथ भी अचीवमेंट टेस्ट, एंट्रेंस टेस्ट, मैं कहूँ भाटिया बैटरी इंटेलिजेंस टेस्ट, ये कुछ इस तरीके के उदाहरण हैं जिसके आधार पर आपका परीक्षण किया जाता है। इसके बाद आता है एनेक्डोटल रिकॉर्ड। एनेक्डोटल जो रिकॉर्ड होते हैं, एनेक्डोटल रिकॉर्ड के आधार पर आपकी शैक्षिक डेवलपमेंट को देखा जाता है कि आपने कितना इम्प्रूवमेंट कर लिया है। तो ये आपकी घटना, आपके जीवन के शैक्षिक घटनाओं का एक क्या होता है, मैं कहूँ रिकॉर्ड होता है। इसको फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरीके से कलेक्ट किया जाता है। यह जानकारी प्राप्त की जाती है कि कोई घटना कब हुई, किस परिस्थिति में हुई, किन-किन लोगों के मध्य हुई, क्या परिणाम निकला, इसका क्या कारण था, ये सारा। आपने किसी प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया था, तो कब वो प्रतियोगिता हुई थी? और कैसे उसको कंडक्ट किया गया था, कौन-कौन कॉम्पिटिटर था, क्या रिज़ल्ट निकला और आप उसमें अच्छे निकले तो क्या रीज़न था, आप नहीं निकल पाए तो क्या रीज़न था, ये सारा उसमें लिखा हुआ होगा। ठीक वैसे ही जैसे आप पूरे सत्र में जो भी क्रियाएँ करते हैं, प्रत्येक टीचर आपको कुछ ना कुछ असाइनमेंट प्रोवाइड करता है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, आपको आपके व्यवहार को देख रहा होता है जिस क्रिया से संबंधित है, तो उस क्रिया से संबंधित उस आपने कब कार्य किया, कैसे कार्य किया, किस तरीके से कार्य किया, क्या यूनिक उसमें था, क्या अच्छा नहीं कर पाए, क्या कमी रह गई, वो सारी चीज़ों को नोट डाउन करता रहता है। तो ये सारा क्या है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड के रूप में अपने पास रखा जा रहा है। यानी उन सारे बिंदुओं को अंकित किया जा रहा है जो ये बताएँगे कि आपको जो कार्य दिया गया आपने किस तरीके से पूर्ण किया और क्या वो आपको आ गया है, आया तो कितना आया है, किस हद तक आ चुका है, ये सारी चीज़ें उसमें कलेक्ट करके रखी जाती हैं। इसके आधार पर चूँकि आपका एक पर्सनल खाका होता है, पर्सनल रिपोर्ट होती है आपकी और स्कूलों में क्लास टीचर बनाए जाते हैं, तो प्रत्येक क्लास टीचर के पास अपने हर स्टूडेंट का क्या होगा, एक एनेक्डोटल रिकॉर्ड होगा, जिसके आधार पर ही पेरेंट्स टीचर मीटिंग कंडक्ट की जाती है। ईच मंथ की आप एक्टिविटी बच्चे की रिकॉर्ड करके रखते हैं प्रत्येक सब्जेक्ट के क्षेत्र में। वो हो सकता है कल्चरल एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, आपके यहाँ ऑर्गेनाइज होने वाले जो अन्य एक्टिविटी हैं, उन एक्टिविटियों में कैसा परफॉर्मेंस रहा। तो एक बच्चे के बारे में विस्तृत जो बिंदु हैं वो रखे रहते हैं, उसकी टिप्पणियाँ भी रखी रहती हैं कि क्या आपको टिप्पणी दी गई थी या फीडबैक दिया गया था या क्या होना चाहिए, एक अलग से रिमार्क उसमें लिखा हुआ होता है। तो इस आधार पर आप यहाँ जो है उसको इंडिविजुअल गाइडेंस, काउंसलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम फाइंड हो रही है तो उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का एक माध्यम आपको मिल जाता है, क्योंकि आपको रीज़न पता चल गया, आप सारा नोट डाउन करने पे लगे हुए थे। तो एनेक्डोटल रिकॉर्ड में ये सारी क्रियाएँ संपादित की जाती हैं।
संचयी अभिलेख जो रिकॉर्ड होता है आपका, इसमें इसके अंतर्गत संचयी का अर्थ है संचित करना यानी कि एकत्रित करना, और अभिलेख का अर्थ तो आप जानते ही हैं, आपसे संबंधित जो सूचनाएं हैं या दस्तावेज हैं। इसका एक क्रमिक और क्रमबद्ध क्या होगा, डाटा इकट्ठा किया जाएगा, और इस अभिलेख के आधार पर आपका जो पूरे साल का मूल्यांकन है वो इसी के आधार पर किया जाता है। इसमें आपका जो उपस्थिति है वो पता चलेगा, आपका फिजिकल फिटनेस है, आप कितनी बार अब्सेंट रहते हैं, एप्लीकेशन प्रोवाइड करते हैं, वो आपका फिजिकल फिटनेस का सारा रिकॉर्ड वहाँ जा रहा है। आपका जो बिहेव है क्लास के अंदर, क्लास के बाहर, आपके जो स्वयं का जो पर्सनैलिटी को आप मेंटेन कर रहे हैं, अपनी सफाई, स्वच्छता, अपनी ड्रेस अप, अपनी व्यवस्था, वो सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाएँगी। शैक्षिक योग्यता, प्रत्येक प्रश्न पत्र में आप किस तरीके से हैं, क्या आप कर रहे हैं, उसकी इम्प्रूवमेंट, आपकी जो इम्प्रूवमेंट है उसको, आपके अंदर जो एबिलिटी है वो किस तरीके की डेवलप हो रही है कि नहीं हो रही है, आपके डेवलपमेंट को आपने कितने अच्छी जगह परफॉर्मेंस किया, कितनी चीज़ों में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपका इंटरेस्ट किस और है, ये सारी चीज़ों को क्रमबद्ध तरीके से क्या कर दिया जाता है, व्यवस्थित कर दिया जाता है। जैसे आप देखते हैं, आपका कार्यालय में आपका रिकॉर्ड रखा जाता है, तो उस रिकॉर्ड में ये सारी चीज़ें भी इन्वॉल्व होती हैं। जब आप एडमिशन लेते हैं तो आपका फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट मांगा जाता है, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगा जाता है, आपके सर्टिफिकेट्स मांगे जाते हैं, आपके अचीवमेंट्स मांगे जाते हैं, और जब आपकी काउंसलिंग होती है तो उस समय भी आपका इंटरेस्ट पूछा जाता है। आप सत्र के दौरान होते हैं तो आपकी प्रेजेंट पे विशेष ध्यान दिया जाता है। तो ये संचित किया जा रहा है, और इसी के आधार पर आपको गाइडेंस भी प्रोवाइड की जाती है, और आपकी नीड्स को समझते हुए, आपके नीड्स के अकॉर्डिंग आपके साथ क्या किया जाता है, नेचर या आपको उस तरीके का ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है, और आपके लिए आपकी किसी प्रॉब्लम का निदान करके उसका उपचार भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो संचयी अभिलेख का प्रयोग भी बहुतायत आकलन उपकरण के रूप में किया जाता है। जो अनुसूचियाँ हैं यानी शेड्यूल हैं, ये एक औपचारिक लिस्ट कह सकते हैं या कैटलॉग कह सकते हैं, जिसमें कि आप अपना, जैसे आप अपने पूरे दिन भर का एक शेड्यूल बनाते हैं, एक प्रारूप या मैं कहूँ एक खाका बनाते हैं कि क्या दिनचर्या आपकी रहेगी, ठीक वैसे ही आपके लिए क्या अच्छा है, क्या किया जाना चाहिए, क्या-क्या चीज़ें एक अच्छे लर्नर के अंदर होनी चाहिए, उन सब की एक विस्तृत सूची तैयार की जाती है, और उस सूची के अकॉर्डिंग आप किन-किन क्रियाओं को डन करने पे लगे हुए हैं, इन सूचनाओं को जिस जिस तरीके से पूर्ण किया जाएगा, उस तरीके से उसको क्या किया जाएगा, टिक कर दिया जाएगा, और ये पता चलता रहेगा कि आपने लगभग कितनी क्रियाओं को पूर्ण किया, उसमें कितने उपस्थित आप रहे, क्या आपकी परफॉर्मेंस रही, ये सारी चीज़ें इसमें दी जाती हैं। तो ये कहाँ से कलेक्ट किया जाएगा? इसके लिए आप ऑब्जर्वेशन कर रहे थे जो, वहाँ से आपने शेड्यूल बनाया कि किन-किन चीज़ों का ऑब्जर्वेशन किया गया, वहाँ आप कैसी स्थिति में पाए गए हैं, आपकी पोजीशन क्या है, आपको क्या रैंक मिला है वहाँ पे, ये सारी चीज़ें डिसाइड की जाएँगी। हो सकता है इंटरव्यू कंडक्ट किया जा रहा है, आपसे क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं कक्ष में, तो आप किस तरीके का इस सब्जेक्ट में अपना परफॉर्मेंस अभिव्यक्त कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें हो गई हैं। मूल्यांकन का शेड्यूल, मूल्यांकन के कुछ आयाम निर्धारित किए जाते हैं, जैसे आपकी उपस्थिति किस तरीके की रही, आपको जो प्रोजेक्ट कार्य दिया गया उसमें आपने कैसा परफॉर्मेंस दिया, आपको जो प्रेजेंटेशन प्रोवाइड की गई उसमें आपने किस तरह, ऐसे कुछ आयाम निर्धारित किए जाते हैं, वहाँ आप किस तरीके का परफॉर्मेंस दे रहे हैं, किसमें कितनी आपकी उपस्थिति रही है, कैसा आपने अपना जो प्रदर्शन है उसको प्रदर्शित किया, कार्य को किस तरीके से पूर्ण किया है, और क्या अच्छा इनोवेटिव किया है, उससे संबंधित कुछ दस्तावेज अध्यापक ने अवश्य क्या किए होते हैं, निर्धारित किए होते हैं। रेटिंग स्केल हो सकता है, आपके लिए कुछ फिक्स क्राइटेरिया कर दिया जाता है कि आपको
इस सत्र में ये क्रियाओं को पूर्ण करना है, ये सारी गतिविधियाँ पूर्ण की जाएँगी और इसके अकॉर्डिंग आपको इतना रेट प्रोवाइड किया जाएगा या मैं कहूँ मार्किंग प्रोवाइड की जाएगी। तो ये सारा क्या है, एक निश्चित पहले से ही पैटर्न किया गया एक कार्य का एक दस्तावेज होता है और उस दस्तावेज में आपके लिए क्रियाओं का विवरण दिया होगा और आप कैसे उस क्रिया को पूर्ण कर रहे हैं। पूर्ण करने के बाद कितना आपका परफॉर्मेंस का क्राइटेरिया रहा उसको और क्या आपको रेटिंग मिली है उसको निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट आता है वाद विवाद विधि। यह एक प्रकार का वार्तालाप आप कह सकते हैं और इस वार्तालाप में आपको एक स्वतंत्र अधिगम को करने के लिए अवसर प्राप्त होता है, जिसमें आप स्वतंत्रता से अधिगम कर सकते हैं। इसमें अध्यापक की भूमिका मीडिएटर की होती है, क्योंकि वाद विवाद में आप जानते हैं 2 पक्ष होते हैं, एक पक्ष और दूसरा होगा विपक्ष। पक्ष और विपक्ष को मिलाकर कुल 10 बच्चों को आपको वाद विवाद में एक बारी में आप रख सकते हैं, यानी कि 5 बच्चे पक्ष के होंगे और 5 बच्चे विपक्ष के होंगे। आप की जो भूमिका अध्यापक के रूप में होती है, वहाँ आप इस पूरी प्रक्रिया का वाद विवाद का जो कार्यक्रम आयोजित होगा उसकी पूरी संरचना रूपरेखा को तैयार करेंगे कि क्या टॉपिक होगा और क्या समय होगा, कैसे पहले अवसर किसको दिया जाएगा, कितने मिनट्स दिए जाएँगे और रिज़ल्ट को कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, निर्णायक कौन होगा, निर्णायकों की बिंदु क्या होंगे, ये सारा आप एक संरचना तैयार करेंगे। समय निर्धारित करेंगे और क्या अचीव करना चाहते हैं आप इस वाद-विवाद को कराने के बाद, ये आपको निश्चित करना है। जो मूल्यांकन का तरीका वाद-विवाद का होगा, उसमें आप देखेंगे कि सब्जेक्ट की रेलेवेंसी कितनी थी, वो कितना रेलेवेंस था आपके प्रेज़ेंट सिनेरियो से या जिस चीज़ के बारे में आप जानना चाहते हैं, उससे वो कितना जुड़ा हुआ है। साथ ही साथ कैसे उसे प्रेज़ेंट किया जा रहा है, उसका क्या उन्होंने शैली प्रयोग की है, जो उसको अभिव्यक्त कर रहा है। तर्क कितनी स्पष्टता से दिए उन्होंने, क्या रीज़न उन्होंने बताया, क्या लॉजिक प्रोवाइड किया है और साथ ही साथ जो उनका लॉजिकल अप्रोच थी, वो किस चीज़ को अभिव्यक्त कर रही थी, किस नए कॉन्सेप्ट को निकाल के लेके आ रही थी और जो उन्होंने विपक्ष ने जो खंडन किया बात का, उसमें कितनी ज़्यादा रेलेवेंसी थी या आप पक्ष वालों की बात का खंडन कर रहे हैं, तो पक्ष-विपक्ष दोनों ही जो खंडन कर रहे हैं एक-दूसरे की बात का, उसमें कितना क्वालिटी है, इसको इन आयामों को आप मूल्यांकन करने के लिए प्रयोग में लेके आते हैं। इस वाद-विवाद विधि के द्वारा विद्यार्थियों में श्रवण क्षमता बढ़ती है, उत्तर देने का जो उनका एक्शन है, त्वरित एक्शन, क्विक एक्शन उसमें उसमें विकास होता है, वो बोलने में एक्सपर्ट हो जाते हैं। साथ ही साथ वो वाद-विवाद के द्वारा एक कॉन्सेप्ट को या कहूँ विचार को क्रिएट करने में क्या हो जाते हैं, एक्सपर्ट हो जाते हैं। साथ ही साथ वाद-विवाद एक समूह की भावना को डेवलप करता है। आपने 5-5 लोगों का समूह बनाया हुआ है और कोई भी बच्चा ये नहीं चाहता है कि मेरा समूह दूसरे समूह से क्या हो, पिछड़े। तो समूह की फीलिंग्स आप में डेवलप हो रही है, इसके आधार पर आप डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। आप आंकड़ों का संश्लेषण विश्लेषण करते कि सामने वाले ने कितने आंसर सही दिए, हमने क्या आंसर सही दिया और आपके बीच में कई बार टाई अप होने की बारी भी आ जाती है कि दोनों ही पक्ष बहुत अच्छे हैं, तो आप ये समझते हैं कि समझौता किसे कहा जाता है और तर्क-वितर्क करने की क्षमता का विकास होता है, आप में दूसरे की बात का खंडन तर्क के साथ में करने की भाव का विकास हो जाता है। तो वाद-विवाद विधि इतनी सारी क्वालिटी को डेवलप कर रही है स्टूडेंट में। क्लब एक्टिविटी आप जानते हैं कि जो भी सोशल वर्क करवाए जाते हैं या कल्चरल एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं जिसे आप को करिकुलर एक्टिविटी कहते हैं, आज वर्तमान में वो कहीं न कहीं क्लब गतिविधि के रूप में उसको उच्चारित किया जा रहा है। तो विद्यालय में कई क्लब गठित कर दिए गए हैं, जैसे आप देखेंगे सामाजिक विज्ञान क्लब, साहित्य क्लब और गणित क्लब, कला क्लब, स्पोर्ट्स क्लब, पर्यटन क्लब, सौंदर्य क्लब, ऐसे अलग-अलग क्लब गठित कर दिए गए, जिनका कार्य है प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित करवाना,
कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हो सकता है, जीके के लिए हो सकता है, सेमिनार ऑर्गेनाइज़ करना, वाद-विवाद का भाषण प्रतियोगिता, भ्रमण, क्षेत्र भ्रमण, बागवानी अभियान, जागरूकता ऐसी क्रियाओं को विद्यार्थियों को करवाया जाता है। और जब विद्यार्थी ऐसी क्रिया को कर रहे होते हैं, तो वो कहीं न कहीं समूह की भावना, जागरूकता की भावना, अनुशासन की भावना और उत्तरदायित्व की भावना, धैर्य, प्रबंधन और जो कार्य का इम्पोर्टेंस है, उसको समझते हैं। और ये सारी ही चीज़ें सोसाइटी में रहने के लिए आवश्यक है, आपके व्यक्तित्व का एक आवश्यक पक्ष है। तो विद्यालय में ये सारी एक्टिविटीज़ की जाती हैं जिसके आधार पर भी विद्यार्थी अधिगम के क्षेत्र में उन्नतशील बनता है, उसकी पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट आ रहा है, उसकी प्रेजेंटेशन में डेवलपमेंट आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें विद्यार्थी को क्या करती हैं, एक्सपर्ट करने का कार्य करती हैं। तो अधिक से अधिक ऐसी क्रियाओं में विद्यार्थी जब संलग्न होते हैं, तो वो कुछ न कुछ अवश्य सीखते हैं और साथ ही साथ वो एक दूसरे का सम्मान करना भी सीख जाते हैं। प्रोजेक्ट कार्य के माध्यम से विद्यार्थियों में एक तो ओपन थिंकिंग डेवलप की जाती है, वो कक्ष की सीमाओं से बाहर क्या और अच्छा हो सकता है उसको सोच सकते हैं, वो समूह में कार्य करना सीख सकते हैं, उनके अंदर जो समूह बना हुआ है उसके अंदर विभिन्न कौशल होंगे, सबके अपने अपने व्यवहार और जिज्ञासाएं होती हैं, उन सब के माध्यम से विद्यार्थी एक अधिगम का नवीन वातावरण तैयार कर सकता है और साथ ही साथ जो उसका अधिगम का तरीका है, जो उसको प्रोजेक्ट कार्य दिया गया है, वो स्वयं से प्रश्न पूछता है, क्या समाधान हो सकता है, उसका विश्लेषण करता है, कितना अच्छे तरीके से वो कर पा रहा है या किया जाना चाहिए, इसके बारे में वो चिंतन कर रहा है। तो इसका अर्थ क्या है, प्रोजेक्ट कार्य विद्यार्थियों में चिंतन की क्षमता को भी विकसित करने का कार्य करता रहता है। इसके माध्यम से विद्यार्थी चूँकि समूह में कार्य कर रहे होते हैं, तो सहयोग की भावना को सीख जाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग की क्वालिटी उनमें डेवलप हो जाती है, निर्णय लेने की क्षमता का उन पे विकास हो जाता है क्योंकि प्रोजेक्ट को एक समय के लिए उनको दिया गया है और कुछ टास्क उनको दिए गए हैं और उस टास्क को कैसे पूर्ण किया जाना है, तो जो भी उन्होंने प्लानिंग की होगी उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग हर व्यक्ति को अपना डिसीजन लेना पड़ेगा और डिसीजन के अकॉर्डिंग सारे समूह को उसको एक्सेप्ट करते हुए और फिर जाके वो कार्य की पूर्ति की ओर बढ़ते हैं। तो इससे कम्युनिकेशन भी बढ़ जाता है, आपस में एक दूसरे से वार्तालाप विचार विमर्श करके आप क्रियाओं को संपादित करते हैं। तो विद्यार्थियों में एक तो स्वतः सीखने की जिज्ञासा बढ़ जाती है, सहयोग से सीखने की जिज्ञासा बढ़ जाती है और साथ ही साथ वो जो न्यू इनोवेटिव नॉलेज है उसको भी क्रिएट करने की क्षमता उनमें विकसित हो जाती है। तो परियोजना कार्य भी आकलन का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। स्व प्रतिवेदन के माध्यम से विद्यार्थी अपने बारे में अपने जो विचार हैं उनको अभिव्यक्त करने का कार्य करता है और अपने स्वयं के बारे में सूचना को प्रदान करने का कार्य करता है। मान लीजिए विद्यार्थी पिछड़ रहा है, तो आप अध्यापक होने के नाते उससे अवश्य पूछेंगे कि क्या कारण है। तो कारण विद्यार्थी क्या करेगा, स्वयं ही बताने का कार्य करेगा कि क्यों ऐसा हो रहा है और क्या उसका रीज़न है और कब से उसे ऐसा महसूस हो रहा है। तो इसके लिए आप या तो इंटरव्यू मेथड फॉलो कर सकते हैं या उसकी जो डायरी है या क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं या उसका जो सोचने का वे है उसको आप मेजर कर सकते हैं। तो इसमें विद्यार्थी अपनी अभिव्यक्ति देता है और अपनी अभिव्यक्ति के साथ-साथ उसके व्यवहार में जो भी परिवर्तन आ रहे हैं, उसके व्यक्तित्व में जो भी चेंजेज़ आ रही हैं, उन सारी चीज़ों को एवल्यूट किया जाता है, मूल्यांकित किया जाता है और परिस्थिति के अनुसार उसको व्यवस्थित करने का कार्य किया जाता है। तो इसके लिए विद्यार्थियों को साक्षात्कार में इन्वॉल्व किया जा सकता है जिसमें वो स्वयं के बारे में बता सकते हैं। आप ग्रुप डिस्कशन करवा सकते हैं, ग्रुप डिस्कशन में भी वो अपने विचारों को प्रेजेंट करता है प्रश्नावलियों में पूछे गए प्रश्नों के आधार पर और हो सकता है कुछ ऐसे जर्नल्स पब्लिश हो रहे हैं जिसमें आपकी थिंकिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है।
तो उसमें भी आप क्या करते हैं अपने को प्रेज़ेंट करने का। तो विद्यालय भी अपनी पत्रिका निकालता है। विद्यालय की पत्रिका में विद्यार्थी कविता के माध्यम से, शायरी के माध्यम से, गीत के माध्यम से या लेख के माध्यम से अपने विचारों की अभिव्यक्ति प्रदान करने का कार्य करता है। कॉन्सेप्ट जो है कॉन्सेप्ट भी एक तरीके का आकलन का तरीका होता है। जब आप ये जानते हैं कि विद्यार्थी का किसी चीज़ के बारे में क्या संप्रत्य वो रख रहा है, क्या अवधारणा उसकी उस चीज़ के बारे में है। इसके लिए टीचर्स के द्वारा हो सकता है इनफॉर्मल और शॉर्ट टेस्ट को तैयार किया जा रहा है। विद्यार्थियों को जो भी चीज़ पढ़ाई गई है, पढ़ाने के बाद जो उनसे क्वेश्चन के रूप में, जैसे आपका इंटरनल असेसमेंट होता है, तो इंटरनल असेसमेंट में आपसे कुछ विषय से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो विषय से संबंधित प्रश्न में आपने क्या सीखा, ये आपकी क्या कॉन्सेप्ट उसके बारे में आपका डेवलप हो पाया है, उसका मूल्यांकन किया जाता है। तो इसका मेज़रमेंट आप कक्षा में भी करते हैं। आप जब व्याख्यान प्रोवाइड करते हैं, तो आप विभिन्न प्रश्नों को अपनी पाठ्य योजना में महत्व देते हैं और वो प्रश्न इसलिए पूछे जा रहे हैं, क्या विद्यार्थी की जो अवधारणा है या विद्यार्थी का जो संप्रत्य है किसी चीज़ के बारे में, वो क्लियर हो पाया है कि नहीं हो पाया है। तो अवधारणा स्पष्टीकरण भी आकलन का एक उपकरण का एक पार्ट है। पोर्टफोलियो, जिसमें विद्यार्थी का एक क्रमबद्ध एक डाटा होता है और इसको एक समयावधि के लिए क्या किया जाता है, समायोजित किया जाता है या कलेक्ट किया जाता है। इसमें इस विद्यार्थी के जो लेखन है एवं जो प्रदर्शन है, उससे संबंधित सारे दस्तावेजों को कलेक्ट किया जाता है और इससे ये पता चलता है कि विद्यार्थी कितना परफेक्ट है अपने कार्य के क्षेत्र में। जो भी इंस्ट्रक्शन की प्रोसेस को आपने अप्लाई किया होगा विद्यार्थी के लिए, जो भी पूरे सत्र में आपने इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड किए, जो भी उनको दायित्व प्रोवाइड किए, उनका जो भी क्रिया उसने संपादित की है, तो उसको क्रिया को करते हुए जो आप एवल्यूट कर रहे थे और उसके आधार पे उसको प्रमाण प्रोवाइड कर रहे थे, उन सब का एक दस्तावेज ये होता है, जिसमें कि विद्यार्थी से संबंधित जो भी गतिविधियां हैं, उन गतिविधियों को समायोजित किया जाता है। तो विद्यार्थियों को जो कार्य दिया जाता है और वो उस कार्य को अच्छी तरीके से कर रहे हैं, तो स्वतः ही वह अपने पूर्ण सत्र का क्रियाओं का एक पोर्टफोलियो बना देगा। वो हो सकता है जितने उसने अपने पत्र लिखे, आर्टिकल लिखे, उसको कलेक्ट करेगा उसमें। वो जितनी भी बार चर्चा परिचर्चा का हिस्सा बना, उससे संबंधित दस्तावेज वो लेके आ जाएगा। जितने भी उसने पार्टिसिपेट किया, उसके चित्र होंगे, उसकी तस्वीरें होंगी, उनको कलेक्ट करेगा उसमें। साथ ही साथ जो भी उसने अभी तक सीखा है, जिसका उसके पास प्रमाण है, उनको कलेक्ट करके लगा देगा। और जो भी उसका अपने लिए स्टेटमेंट है कि मैं कैसा हूँ या मैं अपने बारे में क्या कह सकता हूँ, तो ये सारा प्रोसेस कहीं न कहीं पोर्टफोलियो को यदि हम इन शॉर्ट समझें, तो आप अपना जो बायोडाटा बनाते हैं, बायोडाटा में भी आप ये सारे बिंदुओं को फॉलो कर रहे होते हैं। आपका जो अपने बारे में विचार है कि मैं कैसा हूँ, आप सबसे पहले वहाँ से शुरू करते हैं। उसके बाद आप अपनी शैक्षिक प्रगति को बताते हैं कि आप की शैक्षिक प्रगति क्या है। आप अपना सामान्य परिचय देते हैं। सामान्य परिचय के साथ-साथ अपनी हॉबी को, अपना जो आपकी कमियाँ हैं, उनको भी उजागर करते हैं। आपने क्या स्पेशल किया है को-करिकुलर एक्टिविटीज़ में, नेशनल, इंटरनेशनल गेम में, हो सकता है कल्चरल एक्टिविटीज़ में, भाषण में, वाद-विवाद में आने आपने प्रतिभाग किया, उससे संबंधित छायाचित्र हों, वीडियो हों, न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स हों, वो सारे आप कलेक्ट करके अपने पास रखते हैं। और फिर कोई आपका परिचय लेना चाहता है, तो आप उस पोर्टफोलियो को खोल के उसके सामने रख देते हैं। तो ठीक ऐसे ही पूरे 2 वर्षों तक विद्यार्थी क्या कर रहा है, किस तरीके की क्रिया कर रहा है, उन्नति भी किस तरीके की उन्नति की रूपरेखा, इतिहास उसका रहा है, उसको वो एक लेखबद्ध तरीके से अपने पास सँभाल के रखता है
कार्यालय भी उसका दस्तावेज संभाल के रखता है और अध्यापक भी उसका दस्तावेज संभाल के रखते हैं। यानी 3 प्रकार के पोर्टफोलियो बन रहे हैं। एक तो व्यक्तिगत पोर्टफोलियो हो गया, एक कार्यालयी पोर्टफोलियो हो गया और एक अध्यापक का पोर्टफोलियो हो गया है। 3 तरीके से पोर्टफोलियो को